हेलो बच्चों। तो क्या हाल है नर्सिंग के मेरे प्यारे प्यारे खूबसूरत से सुपरस्टार जैसे बच्चे बच्चों। तो बेटा जी, जैसा कि अपन ने प्रॉमिस किया था कि तुम सबको एम्स पीवाईक्यूज मैं तुम्हारे लिए लेके आऊंगा बेटा। 2025 में जो पेपर आया था बेटा हमारे पास में, 2025 का जो पेपर था बेटा, 2025 का जो पेपर था वो मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं बेटा। ठीक है, 2025 का जो पेपर था बेटा, 2025 का जो पेपर था वो मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं बेटा। और ये पीवाईक्यूज इसलिए करवा रहा हूं बेटा, और भी पीवाईक्यूज लेके आऊंगा, 2024 का पेपर भी लाऊंगा, 23 का भी लाऊंगा। इसके अलावा और स्टेट नर्सिंग एग्जाम होते हैं, उन सबके पीवाईक्यूज भी लेकर आऊंगा। अब ये पीवाईक्यूज क्यों लेके आया हूं, यहां से बेटा हमें आइडिया लगेगा कि एक्चुअली में कैसा पेपर आता है। अगर मेरे को इस चीज का पता हो कि पेपर कहां से आएगा, कैसा आएगा, कैसे सवाल बनते हैं, तो मेरे लिए पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है, मेहनत करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है सभी का आज के इस पीवाईक्यू सेशन में। 20 सवाल तुम्हारे लिए लेके आया हूं, चुनिंदा सवाल है बेटा। ठीक है, और यहां से सीखेंगे कि आखिर एम्स का माइंडसेट कैसा रहता है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, तो पहला सवाल आ गया हमारे पास में। इफ एल बराबर 15 हेनरी, आर बराबर 20 ओम, वी बराबर 220 वोल्ट एंड क्यू बराबर 100 ओम, 100 दिया है बेटा। देन फाइंड इलेक्ट्रिक करंट, हमें करंट यहां पर बताना है बेटा। बड़े ध्यान से देखेंगे, यहां पर इस सवाल में सीधे सीधे एल आर वी क्यू लिखा है, इन सब चीजों को पहचानना था, बोला कुछ भी नहीं गया है। ये क्यू अपने को दिया गया है बेटा, क्यू होता है क्वालिटी फैक्टर, ये होता है क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर होता है बेटा। ठीक है, और क्वालिटी फैक्टर क्यू किसके बराबर होता है सर, ये एक्सएल बाई आर के बराबर होता है। और हमारे पास में ये एल क्या है सर, इंडक्टेंस है, एल दिया गया है, इंडक्टेंस 15 हेनरी है सर। आर रेजिस्टेंस दिया है 20 ओम, और वोल्टेज दी है 220 वोल्ट। हमें करंट पूछी गई है सर, यहां से मेरे को पता लग रहा है एलआर परिपथ है, मतलब एसी सर्किट का ये सवाल है, एलआर परिपथ है। तो सर ये अपने पास में ये इंडक्टर है, और ये क्या है सर, ये प्रतिरोध है, एल आर प्रतिरोध। तो ये आ गया है अपने पास में कुछ इस तरीके से सर, इसके प्रतिरोध को आर बोलते हैं, इसके प्रतिरोध को अपन एक्सएल बोलते हैं। ठीक है, तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे सर, एक्सएल जो है वो ओमेगा इंटू एल के बराबर होता है। एक्सएल किसके बराबर होता है सर, ओमेगा इंटू एल के बराबर होता है। ये अपन कह देंगे सर, यहां से एक्सएल बराबर जो है वो क्यू इंटू आर हो जाएगा। प्रतिरोध तो हमें गिवन ही है सर, एक्सएल ज्ञात कर लेंगे तो क्यू हमें कितना दिया है सर 100, और आर कितना दिया है सर, आर दिया है 20। तो एक्सएल बराबर आ गया है सर कितना, 2000 आ गया है, 2000 ओम। सर ये 2000 ओम के बराबर आ गया है। अब अपन आगे बात करते हैं सर, प्रतिरोध हमें 20 ओम दिया था, प्रतिरोध हमें कितना दिया था सर, प्रतिरोध जो है हमें वो 20 ओम के बराबर दिया था बेटा। एक मिनट बेटा, एक मिनट, बस एक कॉल आ गई है। ठीक है, ठीक है बेटा, ये अपने पास में आ गया है कितना, 2000 आ गया है, बढ़िया है। अब अपन यहां पर कह रहे हैं सर, हमें कुल इंपीडेंस जेड निकालना है सर। जेड क्या होता है सर, जेड होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो यहां पर आर कितना है सर, 20 है, तो जेड बराबर सर 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और सर ये 2000 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर सर 2000 का स्क्वायर बहुत ज्यादा आ जाएगा, उसके कंपैरिजन में 20 का स्क्वायर तो कुछ भी नहीं है। तो हम यहां से कह देंगे कि सर जेड बराबर जो चीज हमें मिलेगी वो मिलेगी 2000। सर जेड कितना आ जाएगा यहां से, 2000 ओम, लगभग 2000 इसको बोल देंगे। अब धारा हमें पूछी है बेटा, करंट हमें पूछा है सर, करंट आई बराबर होता है वी बाई आर। यहां पर आरसी एसी परिपथ में सर जो प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध, कुल रेजिस्टेंस जो है सर, उसको अपन इंपीडेंस बोलते हैं। दिस इज टोटल रेजिस्टेंस, दिस इज टोटल रेसिस्टेंस या इंपीडेंस अपन इसको बोलते हैं। तो सर ये जेड आ गया है। तो हमारे पास में V कितना दिया है, हमको जो V दिया है सर, V दिया है 220, V दिया है 220, और जेड कितना है सर, जेड है 2000।
तो 22 को 200 से डिवाइड कर देंगे तो सर ये ऊपर बचेगा अपने पास में 11 और नीचे है 100। तो सर I बराबर है 0.11 एम्पियर, 0.11 एम्पियर बेटा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था बेटा, बहुत दिक्कत वाला सवाल नहीं था, आसान सवाल था। ठीक है, हमें इंपीडेंस निकालनी थी, वी हमें दिया ही था, आराम से अपन कर सकते हैं बेटा। ठीक है, अगले सवाल, मतलब यहां पर मैं बात करूं तो बेटा हमें अल्टरनेटिंग करंट से एक सवाल पूछा गया, अल्टरनेटिंग करंट का एक सवाल आ गया, आखिरी में बताऊंगा बेटा मैं। ये एसी से सवाल आया है, एसी। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। दूसरा सवाल है अपने पास में, बहुत क्लियर सवाल है बेटा ये भी। द वेवलेंथ ऑफ ए वेव इन ए मीडियम इज 0.5 मीटर। बेटा लेमड़ा दिया है हमें 0.5 मीटर। ठीक है, और द फेज डिफरेंस डेल्टा फाई कितना है? द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ दिस वेव इन दिस मीडियम इज π/5। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज, बेटा हमें पाथ डिफरेंस पूछा हुआ है, डेल्टा एक्स पूछा हुआ है हमें। डेल्टा एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, इसका भी हमारे पास में बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है जो हमें पता है सबको, और वो कितना होता है सर? वो होता है फाई बराबर 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। हमें डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है, ये हो जाएगा फाई इंटू λ/2π। फाई कितना दिया है सर? 5π/5 दिया है, और सर लेमड़ा दिया है 0.5। इसको 2π से डिवाइड करेंगे सर, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, और सर 5 से 5 खत्म ही हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आ गया अपने पास में सर 1/10, जो कि कितना हो जाएगा सर? यहां से हम देख लेते हैं, ये आ गया है 1/20। 1/2 का मतलब सर 0.5 ही ले लेना अपन, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 10 मतलब सर 0.05 मीटर आंसर आ जाएगा। 0.05 सेंटीमीटर में दिया था। ठीक है, यहां से अपन देख लेते हैं बेटा, ये अपने पास में आ गया है 0.05 मीटर आ गया है बेटा, 0.05 मीटर आ गया है। तो अपन इसको मीटर या सेंटीमीटर में क्या बोल देंगे बेटा? हाँ ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर यहां से अपन देखते हैं बेटा, ये मीटर दिया था तो डेफिनेटली मीटर ही आएगा, 0.05 मीटर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में यहां पर 0.05 मीटर कर देंगे बेटा। ऑप्शन ए जो है अपना एकदम करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला सवाल, आसान सवाल। अच्छा, ये सवाल अपने को कहां से पूछा गया बेटा? ये सवाल हमें कहां से पूछा गया सर? ये सवाल हमें वेव वाले चैप्टर से पूछा गया, ये वेव वाले चैप्टर से पूछा गया। वेव मोशन, वेव ऑप्टिक्स की बात कर लेते हैं सर, ये सवाल आ गया है वेव ऑप्टिक्स से। ठीक है, फिर अगला सवाल, इन ए रूम वेयर द टेम्परेचर इज 300 केल्विन। रूम टेम्परेचर बेटा कितना दिया है? रूम टेम्परेचर दिया है हमें, रूम टेम्परेचर को अपन सराउंडिंग टेम्परेचर बोलते हैं सर। ये कितना है? 300 डिग्री सेल्सियस दिया है। एन ऑब्जेक्ट कूल फ्रॉम 610 डिग्री सेल्सियस टू 590 डिग्री सेल्सियस। 610 से 590 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर T1 610 डिग्री सेल्सियस से सर टेम्परेचर 590 डिग्री सेल्सियस होने में कितना समय लगता है सर? यहां पर 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, द टाइम टेकन फॉर द ऑब्जेक्ट टू कूल फ्रॉम 510 डिग्री टू 590, हमें 510 से 590 में पूछा गया है बेटा। यहां पर हमें बेटा न्यूटन्स कूलिंग लॉ लगाना पड़ेगा बेटा, न्यूटन्स कूलिंग लॉ। न्यूटन्स कूलिंग लॉ क्या कहता है सर? डेल्टा टी बाई डेल्टा टी बराबर के T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस टी नोट। ये न्यूटन का कूलिंग का नियम है बेटा। ये क्या है अपने पास में सर? ये न्यूटन के कूलिंग का नियम है, ये है न्यूटन के कूलिंग का नियम। बेटा यहां पर इस सवाल को मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, आई थिंक इसमें इंफॉर्मेशन मिसिंग है। इंफॉर्मेशन क्या? टाइपिंग मिस्टेक है बेटा। ये अपने पास में यहां से अगर हम देखें तो बेटा ये 61 डिग्री सेल्सियस है, ये जीरो नहीं है। ठीक है, ये 61 डिग्री सेल्सियस है, ये 59 डिग्री सेल्सियस है बेटा। ठीक है, ये भी अपने पास में 51 डिग्री सेल्सियस है, और सर ये भी 49 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो मैं यहां पर सवाल को करेक्ट कर देता हूं बेटा। ये 61 डिग्री सेल्सियस है, ये 59 डिग्री सेल्सियस, ये 51 और ये। ठीक है, सवाल दोबारा पढ़ लेते हैं। इन ए रूम वेयर द टेम्परेचर इज 300 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस है बेटा। ये भी क्या है बेटा? 30 डिग्री सेल्सियस है। टाइपिंग मिस्टेक है बेटा यहां पर। ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। तो ये अपने पास में 30 डिग्री सेल्सियस आ गया है।
मैं इसको दोबारा से ही कर लेता हूं बेटा, ठीक है। यहां पर ये सारी चीजें, सराउंडिंग टेम्परेचर अपने पास में कितना है सर, 30 डिग्री सेल्सियस है। और टेम्परेचर जो है सर, पहली शर्त में अपन देख रहे हैं 61 से लेकर 59 डिग्री सेल्सियस होने में 4 मिनट लगते हैं, और दूसरे केस में हमें पूछा गया है 51 से लेकर 49 होने में कितना टाइम लगेगा, हमें ये टाइम बताना है। आ जाओ मेरे साथ, जुड़ जाते हैं। ये न्यूटन का कूलिंग का नियम है बेटा। पहली कंडीशन में 59 और 61 का अपन डिफरेंस लेंगे बेटा। 59 और 61 का अपन डिफरेंस यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। तो 61 यहां पर लिखेंगे, 61 माइनस 59 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना लगेगा 4 बराबर के इंटू, सर ये 61 माइनस 59 डिवाइडेड बाई यहां से ये 2 और माइनस सर सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है, ये 30 है। सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है बेटा, 30 है। इसमें किसी को कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी शर्त के लिए देख लेते हैं। सर यहां पर टेम्परेचर 51 है, तो 51 माइनस 49 डिवाइडेड बाई टाइम कैलकुलेट करेंगे, ये है के। और सर यहां पर ये हो जाएगा क्या, 51 प्लस 49 बाई 2 और इसमें से माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर 30। ये आ गया। दोनों इक्वेशन के, दोनों शर्तों के लिए हमने ये फॉर्मूला लगा दिया है और दोनों को डिवाइड कर दिया। सर के से के खत्म हो जाएगा, के से के यहां पर खत्म हो जाएगा। और अगर हम देखें तो सर इधर ले जाते हैं, 61 में से 59 गया तो बेटा 2 बचेगा, तो 2/4 बराबर यहां पर सर ये प्लस लेंगे ना, प्लस प्लस है, प्लस का साइन है ना। तो 61 और 59 कितना हो गया सर, 61 का एक 1 इसको दे दे, 60 60 120, 120 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ गया सर, 60 आ गया। 60 माइनस 30 बटा यहां पर बच गया सर 51 माइनस 49, फिर से 2/t बचेगा। और ये कितना है यहां पर सर, यहां पर भी 51 का एक इसको दे दो, 50 50 100, 100 में से 100 को 2 से डिवाइड किया तो 50 आ जाएगा। 50 में से 30 माइनस कर देंगे तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा। सर टी ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो t/4 बराबर 60 में से 30 गया तो 30 बच गया, 50 में से 30 गया तो 20 बच गया। ये लीजिए, ये गया 2 बार, t बराबर ये आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 मिनट आ जाएगा बेटा, 6 मिनट। ठीक है, 6 मिनट का आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मतलब ये कहां से आया सवाल सर, ये आया है थर्मो से सवाल, नहीं हीट ट्रांसफर से ये सवाल आया है बेटा। हीट ट्रांसफर का ये सवाल है, ठीक है, हीट ट्रांसफर से ये सवाल आया। फिर आगे चलते हैं बेटा। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द अर्थ। बेटा यहां पर ये पोटेंशियल वाले चैप्टर से आया सवाल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेटा इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम अर्थ के लिए पढ़ते हैं बेटा, कितना आता है, 0 वोल्ट आता है, तो इसका 0 वोल्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया है। फिर अपन ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब बेटा कौन से चैप्टर का है ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज वाले चैप्टर का ये सवाल है बेटा। तो हम यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोले तो सर E.dA बराबर होता है फ्लक्स। ये फॉर्मूला है, E.dA बराबर फ्लक्स। सर E यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सर V/D होता है, मतलब सर इसकी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। तो ये वोल्ट पर मीटर। और सर ये कितना है, dA बोले तो सर एरिया है, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो सर यहां पर ये मीटर स्क्वायर से 1 मीटर खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास में ये फ्लक्स फाई बराबर सर वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा। फ्लक्स फाई बराबर क्या आ गया सर, वोल्ट इंटू मीटर। मतलब ऑप्शन ए जो है यहां से सही है बेटा, ऑप्शन ए जो है यहां से सही अपने को नजर आ रहा है। फिर अपन देख लेते हैं इसके अलावा भी अगर कोई ऑप्शन सही है तो उसको भी देख लेंगे, ऑप्शन बी को भी चेक कर लेते हैं। सर यहां पर ये तो आ गया सर फाई बराबर E.dA आ गया, ठीक है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर की जगह सर ये फोर्स अपॉन चार्ज भी होता है सर, ये फोर्स अपॉन चार्ज भी होता है, जिसको अपन न्यूटन पर कुलम बोलते हैं। तो सर ये फाई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए न्यूटन पर कुलम और इंटू एरिया के ले लेंगे मीटर स्क्वायर। एरिया के लिए अपन क्या लेंगे, मीटर स्क्वायर लेंगे। तो ये न्यूटन पर कुलम और इंटू मीटर स्क्वायर की बात कर रहा है, न्यूटन पर कुलम इंटू मीटर स्क्वायर की यहां पर सर ये बात कर रहा है। तो यहां पर इस ऑप्शन में सर ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है सर। ए एंड बी भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो सर ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट आएगा। अगर ये न्यूटन पर कुलम इंटू मीटर स्क्वायर लिखा होता तो सर ये आंसर हो जाता, ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं।
एक टेस्ला, बेटा ये तो अपन क्लास में पढ़ते ही हैं। यहां पर ये ऑप्शन ए जो है बेटा अगेन ये 10⁴ गोस है। ऑप्शन बी बेटा 10⁴ गोस है। ऑप्शन सी जो बेटा 10⁴ गोस है। ऑप्शन डी क्या है सर, ये 10 गोस है। ठीक है, हमें पता ही है सर ये तो एक टेस्ला बराबर 10⁴ गोस होता है। एक टेस्ला बराबर 10⁴ गोस होता है। ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ये चीजें याद करवाई जाती है बेटा। फिर डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन बताते हैं। हमें पता है सर मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है सर, BVB। बेटा यहां पर अगर अपन डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो तुम सबको पता ही होगा बेटा, क्या होता है वो फॉर्मूला। तो सर मैग्नेटिक एक चार्ज है अपने पास में Q, जो मैग्नेटिक फील्ड B में रखा है, V वेग से जा रहा है। तो सर इस पर लगने वाला जो फोर्स है सर वो QVB होता है, आपने बताया था सर। B बराबर ये हो जाएगा F बाई सर QV। तो F है m1L1T-2, सर Q की है AT और सर V की है L1T-1। तो यहां पर L1 से L1 खत्म हो जाएगा और सर एक T-1 से T खत्म हो गया, ऊपर आ गया है m1 और L0 हो जाएगा सर T की पावर -2 और A की पावर -1। तो यहां हम देख लेते हैं सर m1 T-2 और A की पावर -1। बेटा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। यहां से ऑप्शन बी एकदम सपाट क्लियर और करेक्ट आंसर बेटा हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फिर अगला सवाल, वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन। सर पहले तो अपन एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी क्या हो जाएगी सर, यहां पर एनर्जी होती है -13.6 बाई n² इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें सर, आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है E/Q, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो ये कितना हो जाएगा सर, और Q की बात करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो Q बराबर E हो जाएगा सर। तो यहां से ये -13.6 बाई n², E की वैल्यू, चलो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे कैसे रखो, और सर ये E आ गया है, E से E खत्म हो जाएगा सर, ये आ जाएगा कितना, क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल है तो माइनस हटा देंगे अपन, ये आ जाएगा सर 13.6 वोल्ट। 13.6 वोल्ट बोले तो सर ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला सवाल देख लो बेटा। अगला सवाल तो आसानी है बेटा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। मेरे को नहीं लगता इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही होगी बेटा। ठीक है, मेरे को नहीं लगता बेटा इसमें किसी बच्चे को दिक्कत आ रही होगी बेटा। तो यहां पर हम देख लेते हैं सर, सबसे पहले हमारे पास में इनको मैच करना है। सर यहां पर जैसे बॉयल्स लॉ है, सर बॉयल की बात करते हैं। सर बॉयल के नाम से समझ आ रहा है टेम्परेचर। बॉयल में क्या होता है सर, बॉयल भाई साहब क्या कहते हैं सर, बॉयल भाई साहब कहते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो PV इज इक्वल टू NRT। तो सर यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये सब कुछ कांस्टेंट, P जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा V से। P जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा V से, मतलब Q जो है सर 1 नंबर से मिलेगा जाके। Q किससे मिलेगा, 1 नंबर से। फिर अपने पास में चार्ल्स है। सर चार्ल्स की बात कर लेते हैं। चार्ल्स में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो सर PV इज इक्वल टू NRT है। ठीक है, यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो सर यहां पर चार्ल्स जो है वो 2 नंबर से मिलेगा। फिर अपने पास में बेटा यहां पर टेम्परेचर, और अब अपने पास में बेटा एक गैलूसेक, गेलूसाक। बेटा गैलूसेक का हमें बहुत क्लियरली पता है, प्रेशर यहां पर कांस्टेंट होता है। गैलूसेक के अकॉर्डिंग प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो PV इज इक्वल टू NRT। सर प्रेशर कांस्टेंट, NR कांस्टेंट, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। तो सर इसमें 4 नंबर आके मिल जाएगा R से, और बच गया वो 3 से मिला देंगे बेटा। अवोगाड्रो लो क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम। ठीक है, तो P मिलेगा किससे सर, P मिलेगा 2 से, Q मिलेगा 1 से, सर R मिलेगा किससे, 4 से, और S मिलेगा किससे, 3 से। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, बेटा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो आसानी सवाल है बेटा, आसानी सवाल है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का सवाल है बेटा, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का सवाल है बेटा, KTG का सवाल है। और ये सवाल बेटा कहां से आया था, ये एटम से सवाल आया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडर्न फिजिक्स से सवाल आया था बेटा। ये कहां से सवाल आया था, ये मैग्नेटिक फील्ड से सवाल आया था, मैग्नेटिक फील्ड से ये सवाल पूछा गया। ठीक है, और ये बेटा कहां से पूछा गया, ये भी मैग्नेटिक फील्ड का ही सवाल है, मैग्नेटिक फील्ड का ही ये भी सवाल है बेटा। ठीक है, तो
आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। आ गया है F बराबर, ये बहुत सिंपल सा सवाल है बेटा। फोर्स अपने को दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इफ वर्क इज 6 जूल। तो हमें पता है सर वर्क डन बराबर होता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर। यहां पर F वेक्टर कितना है सर 3 आई कैप प्लस सी जे कैप प्लस 2 के कैप डॉट ये है सर -4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट लिया है तो सोल्व करेंगे सर इसको। 3 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो सर -12 प्लस सी को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2c और सर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6। ठीक है, W बराबर सर यहां पर 12 में से 6 गया तो सर यहां पर अपन देख लेते हैं 12 में से 6 गया तो कितना बच गया -6 प्लस 2c और सर वर्क कितना दिया है अपने को 6। ये 6 उधर जाएगा तो 12 सर 2c बराबर 12 तो c बराबर कितना है 6। सर ऑप्शन डी यहां से करेक्ट आ जाएगा। आसान सवाल था। और कहां से ये सवाल पूछा गया बेटा? ये सवाल पूछा गया वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक है, आगे चलते हैं। डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द सोलेनॉइड ऑफ लेंथ। सोलेनॉइड की जो लेंथ है बेटा वो कितनी है? 80 सेंटीमीटर है। और नंबर ऑफ टर्न कितने हैं? कैपिटल एन बेटा 360 है। ठीक है, एंड द करंट पासिंग थ्रू सर आई जो हमें दिया है वो कितना है? 15 एम्पियर है। हमें मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सर वो म्यू एन आई होता है। यहां पर स्मॉल एन क्या होता है सर? ये टर्न डेंसिटी होती है कि एक यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न है, वो टर्न डेंसिटी के अंदर काउंट होता है बेटा। तो ये आ जाएगा म्यू कैपिटल एन बाई एल इंटू आई, म्यू इंटू कैपिटल एन बाई आई के बराबर आ गया है। तो यहां से बेटा जी लेंथ को पहले तो अपन मीटर में बदल लेते हैं बेटा। लेंथ को मीटर में बदलेंगे सर, लेंथ को मीटर में बदलेंगे तो यहां पर 100 से डिवाइड करना पड़ेगा बेटा। 100 से डिवाइड जो है करना पड़ेगा बेटा। तो कितना आ जाएगा ये? देखिए म्यू होता है सर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। कैपिटल एन जो है वो 360 है और सर ये हो जाएगा 100 से डिवाइड करने पर 0.8, तो 0.8 हो गया है। ठीक है, और आई कितना है सर? 15 है। इसको सोल्व करेंगे बेटा। इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो बेटा अपने को जो आंसर मिलेगा इसमें, इसको सोल्व करने पर जो आंसर आएगा बेटा वो 8.5 इंटू 10⁻⁻4 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला लगाना था, कैलकुलेशन करनी थी, आंसर आ जाना था बेटा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं बेटा। रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड वेवलेंथ। बेटा हमें पता ही है, ये तो याद किया जाता है बेटा, सबने याद किया होगा। क्रिटिकल एंगल जो है बेटा, क्रिटिकल एंगल जो है, क्रिटिकल एंगल और वेवलेंथ आपस में समानुपाती होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। क्रिटिकल एंगल और वेवलेंथ जो है बेटा वो आपस में समानुपाती होते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सर एंगुलर मोमेंटम एल बराबर होता है mvr। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr। तो एल बराबर सर मास, यहां पर क्या है सर? मास की अगर अपन बात करें तो मास के लिए मास की डायमेंशन की बात करें तो सर m1, वेलोसिटी की बात करें तो सर l1 t-1, r की बात करें तो l1। तो सर ये m1 l2 t-1, m1 l2 t-1 ये एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन है। l1 1 2 -1 1 2 -1 m1 l2 t-1। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर है। सिंपल सपाट क्लियर आंसर है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी इसमें किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। इजी गोइंग अपन आंसर कर सकते हैं बेटा। फिर अगले सवाल की बात करें, यह सवाल अपने लिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। 2 मिरर्स आर इंक्लाइन एट एंगल थीटा। 2 मिरर है बेटा, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। shown in the figure, light ray is incident parallel to one of the mirror. Light will start retracing its path after third reflection if। सवाल अपने को क्या कह रहा है? मैं यहां पर दोनों मिरर यहां बनाता हूं जूम करके, ताकि आंसर को अपन अच्छे से सोल्व कर सके बेटा। ठीक है, बड़ा डायग्राम बना दिया है मैंने यहां, ये लो। अब यहां से अगर हम देख पा रहे हैं तो ये एंगल हो गया है बेटा थीटा। हमारे पास में इफ लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू द वन ऑफ द मिरर, किसी भी एक मिरर के पैरेलल ले लो सर, ये एक ले लो, ये दो ले लो। तो अपन मान लेते हैं कि एक लाइट रे है जो कुछ इस तरीके से इस वाले मिरर के पैरेलल आ रही है। सर पैरेलल आने का मतलब है ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है? थीटा है। ये नॉर्मल अपने पास में आ गया है।
अब यहां से अगर ये थीटा है तो सर यहां से ये रे इधर की तरफ जाएगी, ऐसे बिल्कुल जाएगी सर। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा सर, थीटा ही होगा। यहां पर ये नॉर्मल, सॉरी यहां पर ये नॉर्मल हो गया है, ये इसका नॉर्मल हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो अब अगर यहां से हम देख पा रहे हैं तो सॉरी ये नॉर्मल नहीं होगा सर, ये नॉर्मल हो जाएगा इसका, एक मिनट, ये नॉर्मल है। अब यहां से टकराने के बाद इस रे को यहां आना पड़ेगा। अब कोई भी रे बेटा, कोई भी प्रकाश किरण, कोई भी लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस कब कर सकती है, जब वो अपने अभिलंब नॉर्मल के पैरेलल आए, मतलब सर इस पर जो नॉर्मल है इसके पैरेलल आए। तो ये रे जैसे आएगी सर, ये रे जैसे आई है बिल्कुल वैसे ही चली जाएगी, तो ये 90 डिग्री पर आनी चाहिए। तो ये 90 डिग्री हो गया अपने पास में, बढ़िया है सर, ये 90 डिग्री हो गया है, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझे, ये दोनों एंगल बराबर हैं सर, ये एंगल आई है और ये भी एंगल क्या है, आई के बराबर है सर, ये एंगल आई है और ये भी एंगल कितना है, आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें। ये थीटा, ये 90 है और ये क्या है सर, ये थीटा के बराबर है, बढ़िया है। अब यहां से अगर मैं बात करूं सर, अगर मैं यहां से बात करना चाहता हूं तो सर मेरे पास में यहां से ये एंगल भी क्या है सर, थीटा है, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी क्या होगा सर, यहां पर ये थीटा ही होगा, ठीक है। अब मैं अगर समझाने की कोशिश करूं बेटा इस सवाल को, अगर अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें यहां से आंसर मिल जाएगा कि ये एंगल आई है सर, ये एंगल क्या है, ये एंगल आई के बराबर है, तो जेड वाले रूल से ये एंगल भी किसके बराबर है सर, ये एंगल भी आई के बराबर है, ये एंगल भी किसके बराबर है सर, ये एंगल आई के बराबर हो जाएगा। ये एंगल किसके बराबर आएगा सर, आई के बराबर आएगा। या अपन यहां से कह सकते हैं कि सर ये एंगल 90 है, ये थीटा है, तो ये एंगल यहां पर कितना हो जाएगा सर, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और पूरा 90 होने के लिए बेटा देखिए इतना करना ही नहीं है, ये एंगल 90 है, ये थीटा है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है और ये पूरा एंगल 90 है सर, ये 90 माइनस थीटा है, इसको पूरे को 90 होने के लिए सर इस अंदर वाले एंगल को तो थीटा ही होना पड़ेगा सर, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो अब ये थीटा 1 2 3 सर, थीटा प्लस थीटा और प्लस 90, एक ट्राइंगल के सभी इंटरनल एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो सर इधर गया तो ये 90 और ये इधर बच गया 3 थीटा, तो थीटा बराबर सर 90/3, जो कि कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। बहुत सिंपल सवाल था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। ज्यादा सोचने समझने का सवाल नहीं था, और बेटा ऐसा सवाल क्लास में जरूर करवाया जाता है, तुमने अगर पढ़ाई करी होगी अच्छे से तो ऐसा सवाल क्लास में जरूर हुआ होगा। फिर अगला सवाल, सेलेक्ट द ग्राफ बिटवीन V एंड U फॉर ए कॉन्केव मिरर। सर यहां से 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, और ये ग्राफ सर आपने याद करवाया था क्लास में, ठीक है। पैराबोला बनेगा यहां पर, तो पैराबोला ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, पैराबोला। फिर The human eye can focus object at different distances by adjusting the focal length of the eye lens. This is due to, बेटा बहुत सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी की लाइन है, पढ़ाया भी गया है। The human eye can focus objects at different distances by adjusting the focal length of the eye lens. This is due to, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अपने को देखना है तो फोकल लेंथ को बार बार अलग अलग जगह एडजस्ट करने की जो प्रोसेस है बेटा, उसको अकोमोडेशन के नाम से जानते हैं। इसको अपन किस नाम से जानते हैं, अकोमोडेशन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, थ्योरेटिकल सवाल था। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन। बेटा नॉर्मल आंखों से लीस्ट मिनिमम जो डिस्टेंस जो देखी जा सकती है बेटा प्रॉपर तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो 25 सेंटीमीटर है बेटा, नॉट 25 मीटर बेटा, दिस इज 25 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आ जाएगा बेटा 25 मीटर आंसर नहीं है, एनसीईआरटी की लाइन है, ऐसे कैसे याद होना चाहिए बेटा, ठीक है। फिर आगे देखें बेटा, द लेंज लो इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लो में बेटा एनर्जी कंजर्व होती है, लेंज लो जो है बेटा वो एनर्जी कंजर्वेशन पर काम करता है बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन पर काम करता है, एनर्जी कंजर्वेशन पर काम करता है लेंज लो। तो अपने पास में ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। फिर आ गया है बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी की डायमेंशन पूछी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सर लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब Q/L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सर चार्ज की डायमेंशन की बात करें तो A1T1 होता है सर, क्योंकि Q बराबर होता है IT, तो A1
T1 है और लेंथ का है सर L1, तो ये आ जाएगा सर यहां से T1 A1 L-1। सर यहां से ये आ जाएगा L-1 T1 और A1, तो L-1 T1 और A1 M0, तो ये आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है बेटा यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। और द वेवलेंथ ऑफ ए वेव इन ए मीडियम इज, बेटा ये सवाल अपन ऑलरेडी कर चुके हैं पहले ही, इसका आंसर अपने को मिल गया था। ठीक है, ये सवाल अपन ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा, सेम सवाल रिपीट हो गया। ठीक है, ये सवाल ऑलरेडी डन है। ठीक है, तो इसको तो मैं यहां से हटा ही देता हूं बेटा। ठीक है, तो ये बेटा कुछ 20 सवाल थे, 20 क्वेश्चंस थे बेटा जो पूछे गए थे। अगर मैं यहां से देख पा रहा हूं बेटा, ये सवाल कहां से था सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से ही सवाल था, इलेक्ट्रिक फील्ड से सवाल था। मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड से एक सवाल पूछा गया। लेंज लो मतलब सर ये मैग्नेटिक फील्ड से सवाल था, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर अपन आगे बात करें बेटा, ये रे ऑप्टिक्स का सवाल है, रे ऑप्टिक्स का बहुत बेसिक सा सवाल है। यहां पर ये सवाल पूछा गया बेटा, ये भी रे ऑप्टिक्स का सवाल है, रे ऑप्टिक्स का सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी रे ऑप्टिक्स का सवाल है, ये भी रे ऑप्टिक्स का सवाल है। और प्यारे बच्चों यहां पर ये जो सवाल पूछा गया बेटा, ये भी रे ऑप्टिक्स का सवाल है। बेटा ध्यान से देखो, रे ऑप्टिक्स से 4 सवाल तो हो गए हैं। ठीक है, और बेटा यहां पर एंगुलर मोमेंटम पूछे तो सर ये रोटेशन का सवाल है, ये रोटेशनल मोशन का सवाल है बेटा, रोटेशनल मोशन का सवाल है। और सर ये सवाल किसका है सर, यहां पर ये भी रे ऑप्टिक्स का सवाल है। बेटा ध्यान से समझो, 5 सवाल हो गए हैं बेटा, रे ऑप्टिक्स के 5 सवाल। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने लिए। डिटरमाइन द बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड से सवाल है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर आगे बात करें तो बेटा ये वर्क पावर एनर्जी का सवाल है। मैंने सारे सवालों की टैगिंग यहां पर आई थिंक कर दी है बेटा। पहला सवाल एसी चैप्टर से है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट अपने लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। मैं यहां पर लिख देता हूं तुम सबके लिए बेटा, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट से ऐसे समझ लो बेटा 1 से 2 सवाल यहां से पूछे जाते हैं बेटा। फिर आगे बात करता हूं मैं बेटा, 2 नंबर पर हम बात करें तो ये सवाल अपना वेव ऑप्टिक्स से है। तो बेटा वेव ऑप्टिक्स भी मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूं सर, वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स से भी बेटा 1 से 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फिर आगे देखें बेटा, वेव ऑप्टिक्स के बाद में हीट ट्रांसफर से है, तो हीट से भी बेटा सवाल आ रहा है, हीट से भी सवाल आ रहा है, हीट, हीट से भी सवाल आ रहा है बेटा, जिसमें थर्मो और केटीजी दोनों है बेटा, थर्मो और केटीजी बेटा दोनों चैप्टर हैं, थर्मो प्लस केटीजी। यहां से भी बेटा 2 से 3 सवाल पूछे जा सकते हैं बेटा, 2 से 3 सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज और पोटेंशियल सब है बेटा। यहां पर भी 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं। फिर हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड में भी बेटा 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं। और रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं मेरे बच्चों, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं बेटा, रे ऑप्टिक्स से 4 से 5 सवाल पूछे जा रहे हैं। फिर हमारे पास में बेटा मॉडर्न फिजिक्स है, तो मॉडर्न फिजिक्स में भी बेटा अपने को सवाल पूछे जाते हैं, 1 से लेकर 2 सवाल यहां पर पूछे जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स में बेटा। और 1 सवाल बेटा रोटेशन से भी पूछा गया, 1 से 2 सवाल बेटा वर्क पावर एनर्जी में भी बेटा 1 से 2 सवाल। ये कुछ चैप्टर है बेटा 2025 के एम्स के एग्जाम में पूछे गए थे, इन चैप्टर से सवाल बेटा। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है अपने लिए बेटा। ये मैं कहूंगा बेटा रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक फील्ड, मॉडर्न फिजिक्स, 12वीं की फिजिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 12वीं की फिजिक्स बेटा अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकांश सवाल वहीं से पूछे जाएंगे बेटा। 11वीं की फिजिक्स से हार्डली 3 से 4 सवाल पूछे गए हैं, बाकी 15-16 सवाल बेटा, लगभग 16 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम 12th क्लास बेटा। तो इस बात को ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट है बेटा, तो पढ़ना शुरू कर दो अच्छे से। बाकी अपनी लाइव क्लासेस यूट्यूब पे चल ही रही हैं, लेक्चर्स अपन पढ़ ही रहे हैं बेटा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद बेटा।